अब तक हमने पढ़ा है कि ग्रुप क्या होता है, वो कॉम्यूटेटिव कब होता है, फाइनाइट कब होता है और इनफाइनाइट कब होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। कोई भी ग्रुप ले लेना है तो सबसे पहले एक ग्रुप होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले प्रूफ किया है कि ग्रुप, बहुत सारे प्रूफ किए हमने, जिसमें से ये भी एक ग्रुप है, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमारा मोटिव यहाँ पर ये है कि आपको ग्रुप जो निकालना है इसका आपने ऑर्डर निकालना है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी जो होगा, जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। यानी इसमें 4 एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं। अब भले ही आप 1 को 10 बार लिख लो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बढ़ेंगे ग्रुप के। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप, तो वही हो गया इसका ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हो गया 4, ठीक है। अब ये फाइनाइट ग्रुप है तो इसका ऑर्डर ऑब्वियसली 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। सिंस हमने ये भी पढ़ा है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है वो भी एक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल इसमें एलिमेंट्स होते हैं -2, -1, -2 जो भी है, 0, 1, 2 एंड सो। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हो गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप। इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है इस केस में है इनफाइनाइट है, और इस केस में जो है वो फाइनाइट है। अब हम साथ में ही एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। यहाँ हम पूरे के पूरे ग्रुप का ऑर्डर देख रहे थे, दैट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अब हमें ऑर्डर निकालना है, जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर निकालना है। तो कैसे दिया जाता है, एडिशन के केस में कैसे दिया जाता है, और मल्टीप्लिकेशन, ये दो हमारे मेन हैं ऑपरेशंस। तो हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे दिया जाता है। सबसे पहले आपने एक ग्रुप ले लिया, जी कोई ग्रुप ले लिया और इसमें मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एन हमारे पास क्या होगा, कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेकिन पॉजिटिव और 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4 ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। इन सारे इंटीजर्स में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा, a की पावर n इक्वल टू e, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन के केस में। एडिशन के केस में n इंटू ए इज इक्वल टू ई। अगर ये आता है एडिशन के केस में तो हम कहते हैं ये जो आपने n निकाला है दैट लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जिसकी वजह से एलिमेंट के साथ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। फॉर एग्जांपल एडिशन के केस में इट शुड बी इक्वल टू 1 एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में इट शुड बी एडिशन के केस में इट शुड बी इक्वल टू 0 एंड इन मल्टीप्लिकेशन इट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। बट जनरल में हम क्या लिखते हैं, a की पावर n इक्वल टू e, यानी थ्योरम्स वगैरह में अगर हम यूज़ करेंगे तो हम यही यूज़ करेंगे। बट अगर हम लोग किसी एग्जाम्पल में यूज़ कर रहे हैं तो हम ये रिजल्ट्स यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, कोई ग्रुप लेना है सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप है तो उसमें हमने एक एक एलिमेंट लेना है। ऑब्वियसली एक एलिमेंट लूँगी, उसका अलग से निकालूंगी कि उसका ऑर्डर कितना है, फिर सेकेंड एलिमेंट का, फिर थर्ड का एंड फोर्थ का। तो कहता है कि आपके पास कोई ग्रुप है, अगर आप उसमें ऑर्डर निकाल रहे हो या अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें हम निकालेंगे a की पावर n शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इसमें क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो a की पावर में ऐसा क्या लूँ कि उसकी पावर जो है, उसका जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ जाए। और एडिशन के केस में a को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आए। हो सकता है a को मैं बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकूँ जिसके साथ आंसर 0 आ जाए, बट हमें उन सारे के सारे एलिमेंट्स में से कौन सा लेना है, हमें लेना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जी हमारे पास कोई ग्रुप है, ग्रुप ले लिया हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास ये ग्रुप है और हमें पता होना चाहिए ग्रुप हम ले रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं या अंडर ये किस के अंडर, क्योंकि एडिशन में तो ये ग्रुप है ही नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है। सो मैं इसके लिए कौन सी एग्जांपल लेना चाहूँगी, इसके लिए हमें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे निकालने हैं बाय दिस, ठीक है। सिंस 1 इज़ दी, इस केस में 1 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ कैसे निकालते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ ए निकालते हैं इस केस में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n, वेयर n इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, ऑर्डर ऑफ -1 निकालना है, ऑर्डर ऑफ आयोटा निकालना है और ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा। सो ऑर्डर निकालने से पहले मुझे यहाँ पर निकालना है कि मैं 1 को ऐसा क्या पावर लूँ कि आंसर शुड बी 1। तो 1 की पावर 1 भी ले सकती हूँ, 2 भी ले सकती हूँ, 3 भी ले सकती हूँ। 1 की पावर तो मैं कोई भी आप इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर। इनफैक्ट एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज़ 1, बट 0 तो लेना ही नहीं है, नेगेटिव पावर्स लेनी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है। सो 1 की पावर 1, 2, 3, 4 जो भी लूँ वो 1 ही देगा, बट उन सब में लीस्ट क्या है आपके पास, लीस्ट इज़ 1। तो ये जो आपकी पावर आई है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया इसका ऑर्डर। सिमिलरली -1 की पावर ऐसी क्या लोगे बच्चे कि आंसर शुड बी 1, यानी आइडेंटिटी आंसर आएगी। -1 की पावर में बच्चे 2 ले लूँ, 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 6 ले लूँ, जो भी आप इवन पावर लोगे तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये 1 बन जाएगा। बट इन सब में लीस्ट क्या है, पावर 2,
ठीक है, तो इसकी ऑर्डर बन जाएगी 2। सिमिलरली आयोटा की पावर ऐसा क्या लोगे, आंसर शुड बी 1। आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसका मतलब हो गया आयोटा की पावर मुझे 4 लेनी पड़ेगी, सो दैट -1 इंटू -1 जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव 1 के लिए, यानी मैं पावर इसकी 4 भी ले लूँगी तब भी 1 आएगा, पावर इसकी मैं 8 लूँगी तब भी 1 आएगा, और पावर इसकी सिमिलरली 4 ऐड करती जाऊँगी, पर इन सब में लीस्ट क्या है, लीस्ट इज 4, सो इधर इसकी पावर आ जाएगी 4, ऑर्डर आ जाएगा 4। ठीक है, नाउ -1 का आयोटा का पावर कितना लूँगी कि आंसर शुड बी 1, तो अगेन माइनस भी इंक्लूडेड है और इसका होल पावर में अगर ले लूँगी। ठीक है, तो मुझे पता है आयोटा का स्क्वायर अगर करूँगी वो -1 होता है और माइनस का स्क्वायर करूँगी तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी -1 के बराबर आता। तो पावर्स लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है यहाँ पर 4 पावर 8 पावर, सिमिलरली माइनस के केस में भी यही आएगा। सो इसकी पावर मैं 4 लूँगी, लीस्ट नंबर 4 आएगा, तो इसका मेरे को पावर ऑर्डर कितना मिल गया, ऑर्डर इसका भी 4 ही मिला। ठीक है, सिमिलरली अब इस एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर एक एडिशन के केस में देना चाहूँगी, क्योंकि दिस इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। तो अब मेरे पास ये जो है ये ग्रुप अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन। ठीक है, तो अब एडिशन के केस में आपको लेना होता है n इंटू ए, यानी एलिमेंट। अब एलिमेंट्स तो यही सारे हैं एक्सेप्ट 0 भी नहीं है एक्चुअली में, 0 1 2 3 -1 ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनका मुझे ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं तो मैं ऐसा एलिमेंट यानी 1 को मैं ऐसा किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पर क्या आना चाहिए कि आंसर शुड बी आइडेंटिटी, और एडिशन के केस में आइडेंटिटी इज 0। 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 0, कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट को मैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, वो भी पॉजिटिव हमेशा, तो कभी भी 0 नहीं देगा। तो इसका ऑर्डर नहीं निकल रहा, इसका भी नहीं निकल रहा, इसका भी निकल रहा। जिसका ऑर्डर नहीं निकलता उसको बोलते हैं इनफाइनाइट ऑर्डर। जब ऑर्डर नहीं निकला तो इसका मतलब इसका ऑर्डर इनफाइनाइट। सो एक्सेप्ट 0 हमें किसी का भी नहीं मिल रहा है ऑर्डर, क्योंकि 0 को मैं किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूँ वो 0 देगा। ठीक है, एडिशन के केस में। तो इसका मतलब हो गया यहाँ से ये पता चल रहा है, चाहे इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है चाहे इसका ऑर्डर फाइनाइट है, बट हाँ जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी यहाँ 0 था एडिशन के केस में और यहाँ पे 1 था, उसका जो होता है क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लीस्ट नंबर क्या मिल रहा है जिसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 के साथ भी करोगे, 2 के साथ भी करोगे, कोई भी पॉजिटिव आप यहाँ पे इंटीजर ले लो तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा। बट सबसे लीस्ट क्या है, छोटा कौन सा है, 1। यहाँ पे सबसे लीस्ट क्या है आइडेंटिटी के केस में, 1। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो उसका जो आपका ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 ही होता है। यहाँ पे n निकलेगा 1, यहाँ पे भी n निकला 1। तो आइडेंटिटी एलिमेंट चाहे मल्टीप्लिकेशन के केस में है चाहे तो एडिशन के केस में है, उसका आपका ऑर्डर निकलता है और दैट ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका हो गया ऑर्डर ऑफ ए आइडेंटिटी एलिमेंट। जनरली लिख रही हूँ वेदर 0 और दिस, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये एक नोट है। ठीक है, देन उसके बाद आप एक और एग्जाम्पल करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ये भी आपका ग्रुप था। ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये भी ग्रुप था, और ये भी ग्रुप था अंडर एडिशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। तो ये चीज़ें थोड़े रिजल्ट्स आपको याद रखने चाहिए, तो प्रैक्टिस से ही याद रहेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे निकालना है ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा निकालना है और ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर निकालना है। अब ऑर्डर निकालने से पहले आपको ये क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला केस लेना है, यानी 1 का पावर ऐसा क्या लोगे कि आंसर शुड बी 1, क्योंकि 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओमेगा का पावर क्या लोगे कि आंसर शुड बी 1, एंड यहाँ ओमेगा स्क्वायर का पावर क्या लोगे कि आंसर शुड बी 1। हमें पता है ओमेगा स्क्वायर की पावर आप क्या लोगे यहाँ पे, या ओमेगा की पावर क्या लोगे, आंसर 1 आना चाहिए। हमें पता है क्यूब रूट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओमेगा क्यूब, सॉरी क्यूब रूट नहीं है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब हो गया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 या ओमेगा इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। तो 1 का पावर तो मैं पॉजिटिव इंटीजर में क्या ले लूँ, 1 का पावर 1 भी ले सकती हूँ, 2 भी ले सकती हूँ, 3 भी ले सकती हूँ, 4 भी ले सकती हूँ। सबसे लीस्ट क्या हुई, पावर 1, तो इसकी पावर 1 आ गई। ठीक है, ऑर्डर 1 आ गया। नाउ ओमेगा की पावर ऐसा क्या लूँ कि आंसर शुड बी 1, ऑब्वियसली क्यूब से ही तो स्टार्ट करोगे तभी तो 1 आएगा। हाँ, इसकी पावर मैं 6 लूँ तो ये बनेगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब विच इज़ ऑल्सो 1, बट ये तो पावर 6 है। सिमिलरली पावर 9 पे भी आ सकता है, 12 पे भी आ सकता है, बट लीस्ट इज़ 3, सो 3 आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर को आपको पता है किसके साथ करोगे, ओमेगा के साथ तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हो ना, तो यहाँ पे आपका इसकी पावर बननी चाहिए 6, यानी 3 2 ज़ा 6, तो वो हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पावर आप ले सकते हो 12 पावर आएगी, बट सबसे स्मॉलर क्या मिली आपको, सबसे स्मॉलर मिली आपको पावर 3, तो इसकी भी ऑर्डर 3 है। ठीक है,
सो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एक थ्योरम है। थ्योरम में क्या दिया है, जी कोई ग्रुप दिया है और ए इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है सच दैट उस का ऑर्डर कितना है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, एन है, यानी फाइनाइट ग्रुप है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ पे तब होता है ये अगर एम हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होता है। एम यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, कह रहा है कि ए की पावर इसके एलिमेंट्स का हम पावर जब एम करते हैं दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, देन हमें प्रूव करके दिखाना है एन डिवाइड्स एम। ठीक है बच्चे, एन डिवाइड्स एम के लिए आपको पहले डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एन जो है वो एम को डिवाइड तब करता है इफ़ एन कैन बी रिटन एज एन इंटू सम इंटीजर। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर। ठीक है, यानी हम ऑब्वियसली कब कहते हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं, हम कह रहे हैं 6 इज डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 3, इसका मतलब हो गया 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ठीक है, पर यहाँ पे ये m है, ये यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास यहाँ n है और ये आ गया q। ठीक है, इसको मैंने किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया तब जाके मेरे को m मिला यहाँ पे। ठीक है, 3 2 ज़ा 6। सिमिलरली यहाँ पे आपका मतलब हो गया, इसको पढ़ोगे n डिवाइड्स m। ठीक है, या m इज़ डिविजिबल बाय n। m अगर डिविजिबिलिटी पढ़ते हो तो m इज़ डिविजिबल बाय n, या सिंपली बोलोगे आपकी n डिवाइड्स m। ठीक है, ये हो गया आपकी डिविजिबिलिटी। इसका मतलब आपको पता है यहाँ पे आपने क्या शो करना है, m इज इक्वल टू n इंटू क्यू, वेयर आपके पास q क्या होगा, कोई भी इंटीजर। तो अब हम आते हैं अपने प्रूफ के ऊपर। प्रूफ के ऊपर आने से पहले हमने क्या किया, हमारे को क्या दिया हुआ है, हमें दिया है ऑर्डर ऑफ a कितना दिया हुआ है, n। ठीक है, n कोई इंटीजर है हमारे पास, n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट का दिया हुआ है, ग्रुप का नहीं दिया है, सॉरी। ठीक है, दिस वाज एन एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन वो तभी होता है जब एन हमारा क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। एलिमेंट लिखा है ना ए, इसलिए ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है। तो एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ऑल्सो हमारे को क्या दिया हुआ है, ए रेज्ड टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इससे हमारे पास ये भी तो आया ना, ये तभी होता है जब ए रेज्ड टू पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। जनरली हम यही लिखते हैं यहाँ पे। फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का केस होता है डिफरेंट, यहाँ आइडेंटिटी का लिख लेते हैं अकॉर्डिंगली। बट इस केस में क्या है, m इज इंटीजर। ठीक है, बट दोनों से हमें क्या मिल रहा है, a की पावर इंटीजर कर रहे हो, पॉजिटिव या लीस्ट जो भी है दैट इज आइडेंटिटी, a की पावर m कर रहे हो दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, दो चीज़ें आ गई हमारे पास। देयरफॉर बाय डिवीज़न एल्गोरिथम, जब भी हमारे पास दो इंटीजर्स होते हैं हम लिख सकते हैं वहाँ पे देयर एग्जिस्ट q एंड r, दैट q इज़ क्वेश्चन, r इज़ रिमाइंडर, सच दैट। देखो, दो इंटीजर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये कोई इंटीजर है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टोटली हो रहे हैं, डिविजिबल हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक हो गया क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक आपको रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप वो क्वेश्चन टू रिमाइंडर लिख सकते हो सच दैट आपके पास m इज़ इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस आर, वेयर ये ज़रूरी है कि ये जो r है आपका दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू n। रिमाइंडर उस केस में कुछ रहना चाहिए, उस केस में हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो इस केस में कुछ रहा नहीं, बट लेट इट बी, इट इज़ 13। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2 6 12 एंड रिमाइंडर विल रिमेन 1। ठीक है, तो कहता है आपको एक रिमाइंडर भी मिलेगा और एक क्वेश्चन भी मिलेगा सच दैट हमारे पास हम लिख सकते हैं m इज़ इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से आप देख सकते हो m क्या है, n क्या है, m एक इंटीजर है, n दूसरा इंटीजर है, सच दैट हम इसको इस कंडीशन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, दिस इज़ बेसिकली 13 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 1। देखो 6 इंटू 12 प्लस 1 दिख रहा है ना सीधे, और ये आपका नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, उसी केस में आपका आएगा। जैसे m इस केस में क्या हो जाएगा 13, n इस केस में कितना है 2, क्वेश्चन कितना है 6, देन रिमाइंडर कितना है 1। ऑब्वियसली 13 इज इक्वल टू 13। ठीक है, हर बार ट्रू होता है, तो आप लिख सकते हो। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास दो इंटीजर्स आते हैं q एंड r, ये भी दो इंटीजर्स है, और वो क्या होगा, r जो होगा वो 0 और n के बीच में लाई करेगा यानी r जो रिमाइंडर है वो 0 से तो बड़ा होगा यानी नॉन ज़ीरो होगा, बट इस 2 से छोटा होगा जो भी आपका ये n इंटीजर था। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये डिवीज़न एल्गोरिदम से। अब क्या फ़र्क पड़ा मुझे, डिवीज़न एल्गोरिदम से मुझे ये पता चला कि a की पावर n जो है या a की पावर m जो है वो e के बराबर है। m की वैल्यू क्या निकली, a की पावर n इंटू क्यू प्लस
आर ऊपर वाले क्वेश्चन से, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बट ए की पावर एन इंटू क्यू लिख सकते हैं और ए की पावर आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ई। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए की पावर एन का होल पावर क्यू, ठीक है, इंटू ए की पावर आर इज इक्वल टू ई। ठीक है, नाउ दिस इम्प्लाइज ए की पावर एन कितना है यहाँ पे, मैंने इसलिए एन ही पावर लिया अंदर, मैं क्यू भी ले सकती थी बट यहाँ पे मैंने एन अंदर लिया है क्योंकि मेरे पास ए की पावर एन की वैल्यू भी है। ए की पावर एन इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का पावर जो मर्जी ले लो वो आइडेंटिटी ही रहने वाला है, इंटू ए की पावर आर इज इक्वल टू दिस, ए की पावर आर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ ई इंटू आइडेंटिटी इंटू दिस थिंग, ग्रुप है तो ग्रुप में ऑब्वियसली ए रेज पावर आर ही रहेगा, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ए की पावर आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इससे ये फ़र्क पड़ा कि हमारे पास ए की पावर आर भी आइडेंटिटी के इक्वल आई है, लेकिन जो ये आर है देन आर इज़ आइदर आइडेंटिटी के इक्वल कब आएगा, या तो आर आपका यहाँ पे दो ही चीज़ें दी हैं, या तो आर 0 के इक्वल होगा या तो आर आपका एन के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो पहला केस आया जब ये 0 है, नेगेटिव पे तो आएगा नहीं। तो जब एनीथिंग रेज्ड पावर 0 है यानी आर जो है वो 0 के बराबर है, या तो तब आइडेंटिटी मिलेगी या तो ए आर के आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई इंटीजर है ये वाला लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तब ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा, बाकी किसी केस में नहीं आएगा क्योंकि हमें गिवन कंडीशन थी ये हमारा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आर जो रिमाइंडर है दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, सॉरी दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन है, इससे लेस देन होना चाहिए, मुझसे गलती हो। बट आर तो एन के इक्वल नहीं है, एन से छोटा होता है ना ये, ऑब्वियसली रिमाइंडर इससे छोटा होता है। ठीक है, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, आर इज इक्वल टू 0। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमने जो यहाँ पर ये चीज़ निकाली थी इसके अकॉर्डिंग एम किसके बराबर था, एन इंटू क्यू प्लस आर, बट आर तो 0 निकला, इसका मतलब एम किसके बराबर है, एन इंटू क्यू के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकला, एम इज़ इक्वल टू एन इंटू क्यू। ठीक है, ये कंडीशन जब आती है तो इसका मतलब होता है n डिवाइड्स m। क्लियर, यही तो प्रूफ करना था। m इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, इसका मतलब हो गया n डिवाइड्स m। n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, या m कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, या n इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई सम q। ठीक है, ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। So dear students, this is the last topic of unit first, that is permutations, and this is very important क्योंकि आपका बेस यहीं पे बन रहा है। आप परमुटेशंस को क्या करते हैं, हम p से डिनोट कर लो, s से डिनोट कर लो। सबसे पहले हमारे पास आ गया s, हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है। ठीक है, कोई फाइनाइट सेट लेना ज़रूरी है परमुटेशंस के लिए, जिसमें हमने क्या ले लिया है, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले लिए हैं। तो टोटल एलिमेंट्स हमने इसमें ले लिए हैं n। ठीक है, s कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स ऐसे हैं, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया a1 a2 से लेके an तक, और ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कहता है कि कोई बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, f ले लो कोई मैपिंग है। ठीक है, देन फ्रॉम s टू s, खुद से लेके खुद तक ही है मैपिंग जो हमने डिफाइन करी है, f फ्रॉम s टू s, ये मैपिंग जो होगी बाइजेक्टिव होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, देन f इज़ कॉल्ड, इस मैपिंग को परमुटेशन कहते हैं, इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ डिग्री n। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तो डिग्री m, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे डिग्री m, 2 एलिमेंट्स हुए तो डिग्री m, n 3 हुए तो डिग्री 3। ठीक है, तो हमें यानी एक बाइजेक्टिव मैपिंग मिलेगी कि उससे सेल्फ से लेके सेल्फ तक, एक जो सेट लिया है खुद सेट से लेके दूसरे सेट तक, एलिमेंट्स इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम सेम ही हो, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 3 2 1 4 ऐसे करके भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परमुटेशन। ठीक है, अब आते हैं बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट्स है a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स ले लिए, लेट इट बी ai1 ai2। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स हैं और ये इनकी क्या है, इमेज ही हुई ना ये। ठीक है, तो सेट को कैसे लिखोगे बच्चे आप, परमुटेशन इज इक्वल टू इस तरीके से लिखोगे, a1 a2 a3 लास्ट एलिमेंट an। ठीक है, और यहाँ इनकी इमेज आती हैं। ठीक है, इमेज होगी a1 की ये, a1 इसकी दिस, जो भी इसकी है, एंड ai1 ai3, यहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे इमेज, ये कहलाती है परमुटेशन नोटेशन के केस में। ठीक है, जब आप इसको नोटेशंस बनाते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल में मैं देती हूँ। ठीक है, हमने कोई सेट लेना है, सबसे पहले फाइनाइट सेट ले लिया, मैंने यहाँ पे सेट ले लिया, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं। देन परमुटेशन को मैंने कैसे लिखा, परमुटेशन सॉरी आई रोट इट एज 1 2 3, यहाँ पे आ गया 2 3 1।
बनाई कोई भी मैपिंग ले ली मैंने एस से लेके एस तक, क्योंकि मैंने बाहर से तो एलिमेंट्स लिए नहीं है, 1 2 3 है इसमें एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारी जो परमुटेशन कहलाई वो 1 2 3 से लेके 3, यानी ये मैपिंग ऐसी बनी 1 2 3, इसकी इमेज है 2 3 1, 1 की इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, और ये मैपिंग है आपकी एफ फ्रॉम सेट एस से लेके एस तक, ये कहलाती है परमुटेशन, ठीक है। नाउ दिस परमुटेशन इज ऑफ डिग्री 3, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स देखने हैं जितने एस में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। परमुटेशन के एलिमेंट्स नहीं गिनने हैं, परमुटेशन के एलिमेंट्स और इमेज अलग अलग नहीं गिनने हैं, सिर्फ एक ही बार में, ठीक है। अब है इक्वालिटी ऑफ 2 परमुटेशंस। ये 2 परमुटेशंस इक्वल कब कहलाते हैं, कहते हैं 2 परमुटेशंस तब इक्वल कहलाती है। 2 परमुटेशंस के लिए सेट तो हमने एक ही लिया है, यहाँ पे हमने सेट लिया 1 2 3, ठीक है। एक परमुटेशन मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। परमुटेशन लेट इट बी 4, 4 एलिमेंट्स ले लिया, और इसकी मैंने इमेज ली है 4 3 1 2, और दूसरा वाला मैंने लिया है सेट 3 4 2 1, एंड इसके एलिमेंट्स लिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। कहता है व्हेन ईच इमेज ऑफ दिस इज इक्वल टू ईच इमेज ऑफ दिस, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वल परमुटेशंस कहलाएंगी। देखो इक्वल होने के लिए इनकी डिग्री भी होना सेम ज़रूरी है, अगर इसकी डिग्री 4 है इसकी डिग्री भी 4 होना ज़रूरी है, तभी तो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले डिग्री देखनी है, दोनों में सेम लेनी है, ऑब्वियसली एक ही सेट से बनाओगे तो डिग्री सेम ही होगी, ठीक है, 4 और 4 डिग्री। तो कहता है कि इसमें जो आप कोई भी एलिमेंट लोगे, यानी f(1) जो है वो g(1) के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर f(1) कितना है 4, क्योंकि ये इनकी इमेज है, तो यहाँ g(1) कितना है 4, तो वो पहला तो इक्वल आ गया। लेकिन ये एक ही एलिमेंट के लिए नहीं, हर एक एलिमेंट के लिए प्रूफ क्या करना है, देखना है। f(2) इज़ 3, g(2) इज़ 3, f(3) इज़ 1, g(3) इज़ 1, f(4) इज़ 2, g(4) इज़ 2, ठीक है। तो ये हो गए दोनों की इक्वालिटी देखने के लिए। देखो अब कहता है कि किसी सेट में, अब देखो एक ही सेट से मैंने 2 परमुटेशंस बनाए, भले इक्वल बनाए या अनइक्वल बनाए, बट कहता है एक ही सेट से आप कितनी परमुटेशंस बना सकते हो, यानी कितने ऐसे मैपिंग्स ले सकते हो। तो इसको निकालने का तरीका है कि एक फाइनाइट सेट में टोटल n फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमुटेशंस होते हैं, टोटल परमुटेशंस, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, अगर इसमें 4 थे एलिमेंट्स तो 4 फैक्टोरियल हो गया बच्चे, 4 × 3 × 2, विच इज़ 4 3 × 12, 12 2 × 24, 24 × 1 इज़ 24, यानी इसमें टोटल कितनी परमुटेशंस बन सकती थी, 24 परमुटेशंस बन सकती थी, 24 परमुटेशंस बन सकती है इस सेट में, ठीक है। तो अब ये आप क्या देखो, अब नेक्स्ट आप पता है क्या पढ़ोगे आगे कि n फैक्टोरियल में जो आधे होते हैं वो आपके इवन परमुटेशंस होते हैं, हाफ कर दिया दैट इज़ इवन परमुटेशन, और आधे क्या होते हैं ऑड परमुटेशंस, यानी n फैक्टोरियल बाय 2, इसमें ऑड परमुटेशंस आपको मिलेंगी और इसमें इवन परमुटेशंस मिलेगी। इवन परमुटेशन का मतलब क्या हो गया, यहीं पे मैं समझा रही हूँ। इवन परमुटेशन का मतलब हो गया अगर इसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और ऑड परमुटेशंस का मतलब हो गया अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब परमुटेशंस बन रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस, एंड इफ दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है। पहले प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ते हैं इवन और ऑड। अब हम पढ़ते हैं पहले आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होती है। आइडेंटिटी परमुटेशन बच्चे वो परमुटेशंस होती हैं, जैसे ये परमुटेशन हम लिख रहे हैं 1 2 3, इसमें सेट में मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं 3, ठीक है। इसकी इमेज सेम ही आ रही है, ठीक है, एलिमेंट्स भी सेम, इमेज भी सेम, तो ऐसी परमुटेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परमुटेशन, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस। जिस तरीके से 2 का प्रोडक्ट करेंगे उसी तरीके से 3 का, 4 का, किसी का भी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली f और g हमारे पास 2 परमुटेशंस होंगी। सबसे पहले किस पे, ऑन सेट s, ठीक है, ऑफ डिग्री जो भी है दोनों की, n डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, ठीक है, डिग्री भी सेम होनी चाहिए, सेट भी सेम हो गया, 2 परमुटेशंस हमने ले लिए। देन दोनों का प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, f × g, और ऑब्वियसली किसी एलिमेंट पे डिफाइंड होगा, तो इसको आप सीधे सीधे कंपोजिशन पे लिख सकते हो। कंपोजिशन को हम सर्कल से डिनोट करते हैं ऑफ x, ठीक है, कंपोजिशन बोलते हैं इस सर्कल को, कंपोजिशन। ना व्हाट इज़ कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है अगर आप किसी सेट को, अब यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं करना है, इसको कहते हैं कंपोजिशन के। मैपिंग में बच्चे जो होता है वो कंपोजिशन से ही होता है। देखो f हमारी यहाँ पे परमुटेशन थी, कहाँ से लेके कहाँ तक, s से लेके s तक, ठीक है, ये भी अब s है। g भी क्या है आपकी
ज़रूरी नहीं है इसी से एस से लेके इस एस तक होगी, किसी भी एस से हो सकती है। जी भी आपकी कोई मैपिंग है एस से लेके एस तक। अब एफ कंपोजिशन जी होता है, पढ़ने में आता है पहले जी लगेगा, जी का पहले सेट निकालोगे और फिर एक्स का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपकी मैपिंग बन रही है, यानी ये डोमेन और ये को डोमेन, इसको बोलोगे आप एफ कंपोजिशन जी। और यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो दिस इज़ योर जी कंपोजिशन एफ, यानी पहले एफ के सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, और यानी ये आपके एलिमेंट्स के ऊपर मैपिंग। और ये समझने का तरीका ये है कि आपको इसको करना है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स को डिफाइन ऐसे करते हैं, यानी एफ बाहर ही रखा, पहले जी ऑफ एक्स निकाला, ठीक है। जी ऑफ एक्स के एलिमेंट्स आपको यहाँ से ही तो मिलेंगे, पहले यहाँ से नहीं ना मिलेंगे, यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, ठीक, ये एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो कहता है कि सबसे पहले जी ऑफ एक्स निकालो, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको डोमेन बनाया और इसको को डोमेन बनाया, इसीलिए मैंने मैपिंग यहाँ से यहाँ तक लिखी। भले ही मैंने एफ कंपोजिशन जी लिखा था बट पहले जी सॉल्व होगा, इसलिए जी की मैपिंग को जी ऑफ एक्स मिलेगा पहले। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स हमने निकाल दिया। अब जी ऑफ एक्स में जो भी आंसर आएगा फिर उसको एफ ऑफ समथिंग बना दो, ठीक है। मे बी इसका आंसर आ गया आपको जेड, तो फिर एफ ऑफ जेड निकालना है। जब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल, अब मैंने सबसे पहले एक सेट ले लिया, सेट में मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिया 1 2 3 और 4, और मुझे अब इसमें परमुटेशंस भी लेनी है, परमुटेशन लेनी भी आती है मुझे 1 2 3 और 4, ये आ गया 3 4 1 और 2 ऑलरेडी ले लिया। एंड जी, ये मैंने दूसरा ले लिया कोई परमुटेशन, जी में मैंने एलिमेंट्स लिए हैं 1, सॉरी देयर इज़ नो कॉमा, 1 2 3 और 4, इसमें भी ऐसे ले लिया 2 4 1 एंड 3। ज़रूरी नहीं है ये जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, अलग भी हो सकते हैं, बट एग्जाम्पल में अभी सेम है तो मैं भी सेम ले रही हूँ। ये मैंने ले लिए 2 परमुटेशंस, B2 परमुटेशंस ऑफ डिग्री 4, डिग्री दोनों की 4 है, दोनों का सेट क्या है सेम S, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, F इंटू जी निकाल सकते हैं या G इंटू एफ निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले F इंटू जी निकलेगा, ठीक है। तो आपको ये कैसे, इधर बाद में मैं आंसर लिखती हूँ इसका। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेट निकालना आना चाहिए 1 2 3 4 3 4 1 2। सबसे पहले जी सॉल्व होगा 1 2 3 4 2 4 1 3। इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। सिमिलरली दिस इंटू दिस करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब मैं मैपिंग से करती हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सो मेरे पास मैपिंग क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, ये मेरी एफ मैपिंग थी। 1 2 3 4 से ये जा रही थी, इसकी इमेज आ रही थी 3 4 1 2। अब देखो जी भी मेरी इसी सेट से आ रही है, एस एस ऑब्वियसली एस के एलिमेंट्स है, ये इसी से आ रही है, इसलिए मैंने मैपिंग ऐसे बनाई क्योंकि यही सेट है जी के लिए। और इसकी इमेज क्या मिल रही है मुझे 2 4 1 3। शाबाश, आपको निकालना है एवरी टाइम एफ ऑफ जी ऑफ, सबसे पहले मैं जी के एलिमेंट्स का निकाल रही हूँ, ठीक है। जी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एफ ऑफ जी ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ 2 निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ 3 निकालना है, एफ ऑफ जी ऑफ 4 निकालना है, यही 4 एलिमेंट्स हैं। जी ऑफ 1, व्हाट इज़ जी ऑफ 1, इट इज़ 2, जी ऑफ 2 इज़ 4, जी ऑफ 3 इज़ 1, क्योंकि यही तो है, ये आपका क्या है, दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर जी ऑफ एक्स, दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ योर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जी ऑफ एक्स निकालना है, एफ को कुछ भी नहीं करना है, तो जी ऑफ एक्स को सॉल्व किया, जी ऑफ 1 मेरे पास आया 2, फिर जी ऑफ 2 आया मेरे पास 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर जी ऑफ 3 मेरे पास आया 1 और जी ऑफ 4 आया मेरे पास 3। अब निकालते हैं एफ फंक्शन पे लगाते हैं, एफ ऑफ 2, दिस इज़ एफ ऑफ 2, सॉरी दिस इज़ एफ ऑफ 2, एक्स की वैल्यू तो ये है ना, ठीक है। एफ ऑफ 2 गिव्स 4, सेकेंड इमेज, ठीक है। अब एफ ऑफ 4 की इमेज, एफ ऑफ 4 की इमेज इज़ 2, नाउ एफ ऑफ 1 की इमेज इज़ 3, फिर उसके बाद एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की इमेज हियर इज़ 1। इसका मतलब है जब मैं कंपोजिशन निकालने लगी तो इसका मतलब है कंपोजिशन में मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 और 4, तो कंपोजिशन में बना 1 2 3 और 4, ये निकला मेरा एफ कंपोजिशन जी, और इमेज क्या मिली 1 पे मिली मुझे 4 2 3 और 1। सो एफ कंपोजिशन जी क्या बना यहाँ पे परमुटेशन 1 2 3 4, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिला, इमेज में क्या मिला 4 2 3 एंड 1,
ये है इसका आंसर। सिमिलरली आप लोग निकालोगे g इंटू एफ। अब जब g इंटू एफ मुझे निकालना है वो भी यहाँ से ही निकालना है बच्चे, ठीक है। g इंटू एफ में पहले आपका f सॉल्व होगा फिर g सॉल्व होगा। इसका मतलब हो गया g इंटू एफ का मतलब हो गया g कंपोजिशन f, g कंपोजिशन f का मतलब होगा g f ऑफ x, ठीक। x की वैल्यूज़ पुट करते जाओ, इसका मतलब हो गया ये हो गया g f ऑफ 1 निकालना है, g f ऑफ 2 निकालना है, g f ऑफ 3 निकालना है, g f ऑफ 4 निकालना है। 4 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पहले f में देखते हैं f ऑफ 1 कितना है। f ऑफ 1 इज़ 3, f ऑफ 2 इज़ 4, यानी 3 4 1 2। 3 इसकी जगह पे, 4 इसकी जगह पे, और क्या है 1 और 2, 1 और 2। अब g वाला सॉल्व करते हैं, g का देखते हैं। g का 1 2 3 4 का आंसर आ रहा है 2 4 1 2। सबसे पहले g ऑफ 3, g ऑफ 3 इज़ गिविंग यू 3 पे क्या आ रहा है 1। g ऑफ 4 इज़ गिविंग यू 4 पे क्या आ रहा है, g ऑफ 4 इज़ 3। अच्छा, g ऑफ 1 क्या दे रहा है, फर्स्ट एलिमेंट क्या दे रहा है, g ऑफ 1 इज़ 2। सो g ऑफ 2, g ऑफ 2 2 पे दे रहा है ये इमेज 4। तो मेरे पास क्या परमुटेशन निकली, g इंटू एफ निकला है मेरे पास 1 2 3 4 पे इमेज मिली है मुझे 1 3 2 4। अब यहाँ से मतलब क्या है, ये तो हो गया नॉर्मल, आपको मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया हमने, बट आपने यहाँ से सीखा क्या कि आपको यहाँ पे मिला है 1 2 3 4 f इंटू जी करके 4 3 2 1 मिला है, और यहाँ पे क्या मिला है 1 3 2 4, यानी बोथ आर नॉट इक्वल। इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यानी f इंटू जी मे और मे नॉट बी इक्वल टू दिस, नॉन कॉम्यूटेटिव है ये। क्लियर। अब हम आते हैं इस थ्योरम पे, थ्योरम 1.2। अच्छा, इस थ्योरम से पहले मैं बताती हूँ एस की फुट में हमने लिखा है एन तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है तो S1 हो गया, 2 है तो S2 हो गया, ठीक है। अगेन आपको पता है टोटल नंबर ऑफ उसमें परमुटेशंस कितनी बन सकती है, n फैक्टोरियल बन सकती है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, ये जो Sn होता है दैट इज सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन नॉन एम्प्टी सेट्स, यानी आपको पता है टोटल हम परमुटेशंस कितना बनाते हैं, n फैक्टोरियल बनती है परमुटेशंस, ठीक है। यानी अगर उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस बनेगी, यानी 3 इंटू 6 इज 3 इंटू 2 इज 6, यानी 6 जो मैंने सेट लिखा है परमुटेशन उन सारों का जो सेट बनाऊंगी उसको मैं Sn से डिनोट करूंगी। मुझे अब ये प्रूफ करना है कि ये जो सेट होता है दैट इज़ ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैप्स। कंपोजिशन ऑफ मैप्स हो गया जैसे मैंने अभी आपको मैपिंग्स की प्रोडक्ट करना सिखाया, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप के लिए आपको 4 प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये 4 प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या प्रूफ करना है। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको जनरली मेरे को क्या लेने हैं, 2 मैपिंग लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने ले लिया एफ और जी जो है वो दोनों के दोनों आपकी क्या हैं, इस सेट को बिलोंग करते हैं। तो मुझे शो करना था कि उन दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी इस सेट को बिलोंग करना चाहिए टू शो, तभी तो क्लोज्ड होता है ना, ठीक है। कंपोजिशन मैपिंग दी है इसीलिए मैंने यहाँ पे जो लिया है मल्टीप्लिकेशन नहीं लिया, एडिशन नहीं लिया, मैंने दोनों का कंपोजिशन लिया। आपको पता है जो एफ और जी है वो ऑलरेडी किसको बिलोंग करते हैं, इस सेट को बिलोंग करते हैं। अगर वो इस सेट को बिलोंग करते हैं तो ये